दोस्तों, वैसे तो भारत में बहुत से शासकों ने राज किया और सभी वंश का अपना अपना इतिहास है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा चर्चित और लोकप्रिय शासनकाल की बात करें तो वो है मुगल काल। भारत में मुगलों ने करीब 300 सालों तक राज किया। मुगल काल में भारत में वास्तुकला, शिल्पकला और बड़ी बड़ी इमारत और मकबरे बनाने का दौर था। मुगल काल के दौर को भारतीय इतिहास में एक अलग ही मुकाम हासिल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक बातें बताने वाला, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट वर्ल्ड टीवी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पे क्लिक करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बाबर एक ऐसा किरदार थे जो न केवल सफल थे बल्कि सौंदर्य बोध और कलात्मक गुणों से भरपूर भी थे। मुगल सल्तनत के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को जहां एक विजेता के रूप में देखा और वर्णित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें एक बड़ा कलाकार और लेखक भी माना जाता है। आज के भारत में बाबर को बहुसंख्यक हिंदू वर्ग की एक विशेष विचारधारा के लोग आक्रमणकारी, लुटेरा, सूदखोर, हिंदू दुश्मन, अत्याचारी और दमनकारी बादशाह भी मानते हैं। यह मुद्दा यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी बाबर ही नहीं, मुगल सल्तनत से जुड़ी हर चीज के खिलाफ नजर आती है। आज से लगभग 500 साल पहले बाबर ने एक सल्तनत की स्थापना की जो अपने आप में बेनजीर है। उन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया और भारत में एक नई सल्तनत की स्थापना की। अपने बुलंदी के दिनों में इस सल्तनत के कब्जे में दुनिया की 1/4 से अधिक दौलत थी। इस सल्तनत का क्षेत्रफल अफगानिस्तान समेत लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के संस्थापक, उसकी नींव रखने वाले बाबर ने भारत में कई सालों तक शासन किया। मुगलों ने भारत में लगभग 300 सालों तक राज्य किया। अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद बाबर ने मात्र 12 साल की उम्र में पिता के काम संभाला। उन्होंने तुर्किस्तान के फरगना प्रदेश को जीतकर उसके शासक बन गए। बचपन से ही बाबर बहुत महत्वाकांक्षी थे। वे अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखते थे। बाबर अपने आप को चंगेज खान के परिवार का बताते थे। चंगेज खान उनकी माता के साइड के वंशज, तैमूर के राजा चुगताई तुर्क उनके पिता के वंशज से थे। बाबर के खून में 2 महान शासकों का खून था। यही वजह है कि बाबर एक महान योद्धा था। कम उम्र से ही बाबर जंग के मैदान में उतर आए थे। उन्होंने शुरुआती दिनों में बहुत युद्ध, लड़ाइयाँ, हार जीत, संधि विच्छेद देखा था। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में ही आ गई थी। अपने पैतृक स्थान फरगना को वे जीत तो गए थे लेकिन ज्यादा दिन तक वहां राज नहीं कर पाए। वे इसे कुछ ही दिनों में हार गए, जिसके बाद उसे बहुत कठिन समय देखना पड़ा और उन्होंने बहुत मुश्किल से जीवन यापन किया। लेकिन इस मुश्किल समय में भी उनके कुछ वफादारों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फायदा उठाकर बाबर ने 1502 में अफगानिस्तान के काबुल को जीत गया। इसके साथ ही उन्होंने अपना पैतृक स्थान फरगना व समरकंद को भी जीत लिया। बाबर की 11 बेगम थी जिससे उसको 20 बच्चे हुए थे। बाबर का पहला बेटा हुमायूं था जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। दोस्तों, मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया तब उसकी नज़र भारत पर हुई। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बाबर को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उचित लग रही थी। उस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयां हार रहे थे। इस वजह से विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ प्रदेश अफगान और राजपूत के अंदर थे, लेकिन इन्हीं के आसपास के क्षेत्र स्वतंत्र थे जो अफगानी व राजपूतों के क्षेत्र में नहीं आते थे। इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का सुल्तान था, एक सक्षम शासक नहीं था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोधी के काम से बहुत असंतुष्ट था। इब्राहिम के एक अंकल आलम खान जो दिल्ली की सल्तनत के लिए मुख्य दावेदार थे, बाबर को जानते थे। तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। बाबर को यह न्योता बहुत पसंद आया। उसे यह अपने फायदे की बात लगी और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया। आलम खान और दौलत खान ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए बुलाया था। बाबर ने लड़ाई में जाने से पहले 4 बार पूरी जांच पड़ताल की थी। इसी दौरान कुछ गुस्से में बैठे अफगानी लोगों ने बाबर को अफगान में आक्रमण करने के लिए बुलाया। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला था, क्योंकि राणा जी की इब्राहिम से पुरानी रंजिश थी। इन्हीं सब के चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोधी को युद्ध के लिए ललकारा। अप्रैल 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया। अपने को हारता देख इस युद्ध में इब्राहिम लोधी ने खुद को मार डाला। सबको ये लगा था कि बाबर इस लड़ाई के बाद भारत छोड़ देगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। बाबर ने भारत में ही अपना साम्राज्य फैलाने की ठान ली। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत कहलाती है। इसे दिल्ली की भी जीत माना गया।
इस जीत ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। साथ ही मुगलों के लिए ये भी बहुत बड़ी जीत साबित हुई। पानीपत की जीत के बाद भी बाबर की स्थिति भारत में मजबूत नहीं थी। राणा संग्राम ने ही बाबर को भारत का न्योता दिया था। उन्हें लगा था कि वो वापस काबुल चला जाएगा, लेकिन बाबर का भारत में रहने के फैसले ने राणा संग्राम को मुसीबत में डाल दिया। अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा संग्राम को चुनौती दी और उन्हें खनवा में हरा दिया। राणा संग्राम सिंह के साथ कुछ अफगानी शासक भी जुड़ गए थे, जिसके बाद उन्होंने अफगान चीफ को भी हरा दिया। 17 मार्च 1527 में खनवा में दो विशाल सेना एक दूसरे से भिड़ गई। राजपूतों ने हमेशा की तरह अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर की सेना के पास नए नए उपकरण थे जिसका सामना राजपूत नहीं कर पाए और वे बहुत बुरी तरह से हार गए। राजपूत की पूरी सेना को बाबर की सेना ने मार डाला। राणा संग्राम अपने आप को हारता देख भाग गए और खुदकुशी कर ली। राणा संग्राम के मरने के साथ राजपूतों को अपना भविष्य खतरे में दिखाई देने लगा। इस जीत के साथ लोगों ने बाबर को काजी की उपाधि दे दी। दोस्तों, राजपूतों को हराने के बाद भी बाबर को अफगानी शासक जो बिहार व बंगाल में राज्य कर रहे थे, उनके विरोध का सामना करना पड़ा। 15 मई 1529 में बाबर ने घाघरा में सभी अफगानी शासकों को हरा दिया। बाबर अब तक एक मजबूत शासक बन गया था जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। इसके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई थी। कोई भी राजा बाबर को चुनौती देने से डरता था। ऐसे में बाबर ने भारत में तेजी से शासन फैलाया। वो देश के कई कोनों में गया और वहाँ उसने बहुत लूट मचाई। बाबर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था। उसने भारत में कभी भी किसी हिंदू पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला। आगरा उत्तर प्रदेश में उसने अपनी जीत की खुशी में एक सुंदर सा गार्डन बनवाया। वहाँ उसने कुछ भी धार्मिकता को दर्शाने वाली वस्तु नहीं लगाई। इसे आराम बाग नाम दिया गया। दोस्तों, मरने से पहले बाबर पंजाब, दिल्ली, बिहार जीत चुका था। मरने से पहले उसने खुद की किताब भी लिखी थी जिसमें उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात थी। बाबर का बेटा हुमायूं था। कहते हैं कि जब वो 22 वर्ष का था तब एक भयानक बीमारी ने उसे घेर लिया। बड़े से बड़े वैद्य हकीम हुमायूं की बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। सबका कहना था अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। बाबर हुमायूं को बहुत चाहते थे। वे अपने उत्तराधिकारी को ऐसे मरते नहीं देख पा रहे थे। तब उन्होंने एक दिन हुमायूं के पास जाकर भगवान या ईश्वर से प्रार्थना की कि चाहे वो उसकी जान ले ले, लेकिन हुमायूं को ठीक कर दे। उसी दिन से हुमायूं की हालत सुधरने लगी। जैसे जैसे हुमायूं ठीक होते गया, बाबर बीमार होते गया। सब ने इसे भगवान या ईश्वर का चमत्कार ही समझा। 1530 में हुमायूं जब पूरा ठीक हुआ, बाबर की मौत हो गई। बाबर का अफगानिस्तान ले जाकर अंतिम संस्कार हुआ। हुमायूं इसके बाद मुगल शासक बने और दिल्ली की गद्दी पर राज किया। तो दोस्तों, ये थी सबसे पहले मुगल शासक और मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीरुद्दीन बाबर की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।